क्योंकि व्यंग थोड़ा सा घुमा के कहने का तरीका है। जैसे शरद जोशी जी ने एक जगह लिखा है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठा रही है। वो कदम इतने ठोस होते हैं कि उठते ही नहीं। तो मैंने सरकार से कहा पोले कदम उठाओ, ये कम से कम उठ तो जाएंगे। सरकार बोली पोले ही हैं, नहीं उठाने से तो ठोस लगते हैं। यह व्यंग का चमत्कार है, यह व्यंग की भाषा है। और आतंकवाद पे तो खैर हरियाणा का कोई मुकाबला ही नहीं। मेरे को एक आतंकवादी मिला, मैंने कहा जगह जगह विस्फोट करते हो आप, बंबई, दिल्ली, जयपुर, कभी हरियाणा भी आके देखो। हाँ, यहां भी लोग रहते हैं भाई, भिवानी आओ कभी। तो बोला जी हमारा एक प्रोसेस है। मैंने कहा क्या? बोले हमारा एक आदमी जाता है जी भीड़ भरे बाजार में साइकिल खड़ी करके आता है, उसके आधे घंटे बाद दूसरा जाता है, उसमें विस्फोटक लगाता है, उसके आधे घंटे बाद तीसरा जाता है और रिमोट से विस्फोट कर देता है। हमने भिवानी के भीड़ भरे बाजार में कई बार साइकिलें रखी। तो ये जो आपका जो आतंकवाद से लड़ने का जो अहिंसात्मक तरीका है, इसकी वजह से आतंकवादी संगठन घाटे में चल रहे हैं। तो मैं बधाई देता हूं आपको, ये लड़ने का अच्छा तरीका है। हरियाणा वाला ही लड़ सकता है इससे। वो रोहतक के बाजार में एक बुढ़िया बैठी थी, उसके बराबर में ये बम रखा था। तो एक चिल्लाया, बोले अम्मा बम। बोले बेटे बम तो मैं जवानी में थी। तो हरियाणा का आदमी हर स्थिति में सही रहता है जी। तो मैं संपत सरल जी के बारे में बता रहा था कि वो व्यंग लेख पढ़ते हैं, और व्यंग थोड़ा सा घुमा के कहने का तरीका है, अलग ढंग से बात कही जाती है। जैसे कभी हम ओलंपिक में बुरी तरह हारते थे, कभी एक आध पदक कोई आ जाए तो आ जाए बस। तब शरद जोशी जी ने लिखा, बोले ओलंपिक नाम उस जगह का है जहां जाकर भारतीय टीम हारती है। इस बार भी हम गए और हार गए। जाना हमारा काम है, हराना उनका काम। हम उन तुच्छ भौतिकवादी देशों में से नहीं जो सोने के एक टुकड़े के लिए मारे मारे फिरे। सबसे आगे दौड़ रहे हैं। क्यों? जरा से एक गोल्ड मेडल के लिए। धिक्कार है ऐसे मानव जीवन पर। भारत आत्माओं का देश है। रेस में हमारा शरीर भले ही पीछे हो, आत्मा हमेशा आगे रहती है। दरअसल आज राजनीतिक मामला चल रहा है, तो एक कविता मैं छोटी सी सुनाना चाहता हूं। पहले भाई साहब, अभी जब चुनाव हो रहे थे दिल्ली में, तो प्याज महंगी थी ना, तो नेता प्याज से तुल रहे थे। तो मैंने एक से कहा, इनका प्याज से क्यों तुले? बोले इससे पता नहीं लगेगा कि बदबू कहां से आ रही है। तो ये तुलने की जो मानसिकता है, उस पर मैंने एक व्यंग की कविता लिखी है, बहुत छोटी सी। गोबर की शॉर्टेज है, गोबर बाहर से मंगाएंगे। नेताजी को जैसे ही पता लगा, वो बोले इस बार तो हम खुद को गोबर से ही तुलवाएंगे। तो एक पलड़े में नेताजी, एक में गोबर। सीन था बड़ा धांसू, पास खड़ी भैंस की आंखों में थे आंसू। गोबर रह रहकर बह रहा था और भैंस का दिल कह रहा था, क्या मैंने इसी दिन के लिए खाया पिया था? गोबर था कि पलड़े में रुकने को तैयार नहीं, और नेताजी उठने को तैयार नहीं। चमचे ने कहा ज्यादा नहीं, बस 2 किलो एक बार में और चढ़ जाए तो पूरा पड़ जाए। एक चिल्लाया, बस 2 किलो कम है तो क्या गम है, यह समस्या कौन सी भयंकर है। 2 किलो गोबर तो नेताजी खोपड़ी के अंदर है। अब की बार गोबर से आवाज आई, जरा दिमाग से काम लो भाई, खेतों में रहना ही मेरी शान है, नेता के साथ तोलना मेरा सरासर अपमान है। नेता के साथ तोलना मेरा सरासर अपमान है। मैं अगर चूल्हे में रहूं तो पकाता हूं खाना, और इनका काम है जलते चूल्हों को बुझाना। मुझे अगर आंगन में लीप दिया जाए तो वो देता है खुशबू ही खुशबू, और ये फूलों में भी जाए
तो बदबू ही बदबू। बसंत आए तो मैं सरसों बन गाता हूं, बैसाख में गेहूं बन के लहलहाता हूं, कभी मैं फूल बन के मुस्कुराता हूं और कभी गन्ना बन के मिठास उगाता हूं। और इस तरह गोबर से गुड़ हो जाता हूं। इसके साथ तुल के मैं गुड़ से गोबर हो गया। इसके चक्कर में सारा गुड़ गोबर हो गया। जनता के भाग्य तो आजादी की लड़ाई में ही खुले थे। जनता के भाग्य तो आजादी की लड़ाई में ही खुले थे। आप ही बताइए, महात्मा गांधी जैसे नेता क्या कभी किसी चीज से तुले थे? और कविता की अंतिम पंक्तियां, अब तो देश का नसीब जाने कहां सोता है, अब तो देश का नसीब जाने कहां सोता है। सीधी सी बात है, जो तुलता है वो बिकाऊ होता है।